क्लीनिंग करोगे, ऐसे दे सकते हैं, क्लीनिंग करने के लिए दे देंगे। करना होगा तो करना, नहीं करना होगा तो बाकी प्रोसेस डेटा तो रहेगा ही हमारे पास। ठीक है। बाकी ये कनेक्ट होने में टाइम लग रहा है, तब तक एक बार जल्दी से ब्रीफ इंट्रोडक्शन सारी चीजों को कर देते हैं। आज क्लीनिंग का पार्ट खत्म ही कर देंगे, मॉडल्स स्टार्ट करने हैं। ये तो स्टार्टिंग क्लास में ये पीपीटी टाइप का दिखाया था कुछ, याद है? बताओ, याद है? है मंडे को, उसके बाद दोबारा देखा भी नहीं होगा ये रिकॉर्डिंग का। अच्छा, चलो कोई नहीं। तो इसमें ये बताया था कि इसमें क्या होंगे, अलग अलग फील्ड होंगे। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट आपको 1 2 3 4 5 6 फील्ड दिख रहे हैं, है ना? तो जब भी आप डेटा साइंस पे आते हो तो ये 6 फील्ड्स आपको मिलते ही मिलते हैं। अभी और भी फील्ड्स क्या हो गए, एक्सप्लोर हो रहे हैं और नए नए फील्ड्स आ रहे हैं। नए नए फील्ड में भी क्या क्या सुन रहा होगा है? बिग डेटा नहीं पता? डेटा इंजीनियर्स वालों का काम। हम्म। तो डेटा इंजीनियर से एक जॉब रोल है, और उसमें क्या यूज होता है, तो बिग डेटा का कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है, इसमें जितनी भी चीजें हैं, वो कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट के अंदर मल्टीपल जॉब रोल्स होंगे। बिग डेटा में हमारे पास क्या होगा, पाइपलाइन बनाने का अलग होगा, क्लाउड का अलग होगा। ठीक है। अब देखोगे एआई में तो जनरेटिव एआई अलग होता है, देन एलएलएम अलग होते हैं। मतलब एक ही का कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्या है, अब ये फील्ड बहुत ज्यादा ही ग्रो कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग अब सेपरेट कर दिया है। ठीक है। मशीन लर्निंग में अब ज्यादातर डीप लर्निंग में होता है। डीप लर्निंग में भी दो पार्ट होते हैं, कंप्यूटर विजन और एनएलपी, सुना होगा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, है ना? तो जैसे अभी कोई भी चीज यूज कर रहे हो, वो किसका पार्ट है, तो नेचुरल लैंग्वेज का है ना? नेचुरल लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया, जो हम लोग बात कर रहे हैं, और यही बात क्या कर रहे हो, अब मशीन से भी करते हो इसी तरीके से। किससे? तो आजकल चैट जीपीटी से करते होगे, है ना? हम्म। तो वो चीज करते हैं तो क्या रहेगा, वही तुम्हारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम मशीन के साथ क्या कर रहे हैं, टॉक कर रहे हैं, तो हर एक चीज को प्रोसेस करता है ना? तो आप एनएलपी के ही अंदर क्या है तुम्हारे पास, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, और उसी के अंदर क्या है, एजेंट्स है, और उसी के अंदर एजेंटिक एआई और जनरेटिव एआई है। ठीक है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा फील्ड चलता है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे डीप लर्निंग में। ठीक है। फिर हमने बताया था मशीन लर्निंग के टाइप्स कितने थे, तो 3 थे, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, रेनफोर्समेंट। की क्लासिफिकेशन रिग्रेशन आप सुपरवाइज में करते हो। ठीक है, क्लासिफिकेशन किसको बोल रहे थे, जिसमें कैटेगरिकल लेबल्स होंगे। ठीक है, इसमें अनलेबल डेटा होगा और इसमें डेटा ही नहीं होगा, तो इसको क्या करना पड़ता है कि हम बता देते हैं कि क्या पेनल्टी होगा और क्या आपको रिजल्ट लाना है। तो अगर गलत करेगा, मतलब अगर वो सही से रिजल्ट नहीं ला पा रहा है, तो मतलब गलती करेगा, गलती करेगा तो पेनल्टी मिलेगी। और पेनल्टी वाला जो डेटा रहेगा वो स्टोर कर लेंगे, तो उससे क्या बेनिफिट होगा, कि दोबारा वो गलती नहीं करेगा, है ना? आप लोग भी ऐसा करते हो कि डेटा स्टोर ही नहीं होता, नहीं, कि हमने एक गलती जो की है उसको बार बार दोहरा ही लेते हैं, है ना? तो ह्यूमन और मशीन्स में यही डिफरेंस है। ठीक है। मशीन्स अगर कोई भी गलती करेगा रीइंफोर्समेंट में, तो उसको क्या करेगा, वो याद रखेगा, मेमोराइज रखेगा। ठीक है। और वो क्या रहेगा, दोबारा वो गलती कभी भी नहीं करेगा। इसीलिए मशीन्स हमसे फास्ट सीखते हैं। क्यों? क्योंकि मशीन्स एक बार में कितने प्रोसेस कर सकते हैं, 1 मिली सेकेंड में। हम्म। तो एक बार में वो क्या करते हैं, 1000 2000 3000 10,000 20,000 कॉम्बिनेशन तुरंत चेक कर सकते हैं मिली सेकेंड के अंदर। ठीक है। और उसमें से जो जो गलत होगा उसको स्टोर कर लेंगे। इसीलिए क्या होता है, इसकी कैपेसिटी होती है लर्निंग की फास्ट। ठीक है। और वो डिपेंड किस में करेगा, हार्डवेयर पे। अगर आपके पास हार्डवेयर अच्छा है, प्रोसेस अच्छा है, तो और भी जल्दी काम करेगा। ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, मशीन्स का यूज करते हैं। मशीन सिर्फ आपके लिए स्पीड क्या करता है, बढ़ाता है, और उससे क्या होता है, टाइम घट जाता है ना? और स्पीड बढ़ गया, टाइम घट गया, तो दूसरा काम कर सकते हैं। और दूसरा काम करेंगे तो क्या होगा, फिर नई चीजें आएंगी, टाइम वेस्ट करेंगे, है ना? सही है। फिर नई भी चीजें लाते हैं। ठीक है। इसमें फिर आगे जाके पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक जब मॉडल स्टार्ट करेंगे तो एक बार फिर से बता देंगे। ठीक है। बाकी ये हमने इमेज दिखाया था आपको, अगर याद होगा तो मेन यही रहता है। इस इमेज में क्या है चीजें, कि सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कि हम मशीन लर्निंग यूज क्यों कर रहे हैं, है ना? तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जैसे आपको मिलता है, तो उसके हिसाब से आपको डेटा मिलेगा, है ना? अब डेटा जैसे मिलता है तो उसमें क्या होगा, या तो लेबल होगा या तो अनलेबल होगा। लेबल होगा तो सुपरवाइज कहलाएगा, और अनलेबल होगा तो अनसुपरवाइज में सॉल्व होगा।
अब सुपरवाइज में भी देखते हैं कि वो लेबल जो है वो कौन से टाइप का है, कि वो कैटेगरिकल है या क्वांटिटिव है ना। कैटेगरिकल है तो क्लासिफिकेशंस, और न्यूमेरिकल है या फिर क्या बोल सकते हैं क्वांटिटी है, तो उसमें रिग्रेशन यूज करेंगे। बाकी ये एल्गोरिथम्स हम डिटेल से पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन में कौन कौन एल्गोरिथम होंगे, रिग्रेशन में। इसी तरीके से अनसुपरवाइज में क्या होगा, लेबल। लेबल नहीं होगा तो पहला काम क्या रहेगा, ग्रुपिंग करना। दूसरा कि हमारे पास 4 कॉलम है, क्या उसको 2 कॉलम में दिखाने, एक कॉलम में दिखाने, तो उसको बोलते हैं लोअर डायमेंशन। ठीक है, कि 10 कॉलम था जहाँ पे डेटा, उसको 2-3 कॉलम में दिखा सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ हम लोअर डायमेंशन में करते हैं। ठीक है, ताकि क्या हो, डेटा हम विजुअलाइज करके देख सकें। ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट हम क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए यही होता है, चाहे आप अभी एआई यूज करो या कुछ भी यूज करो। जैसे मैं बोलता हूँ कि चैट जीपीटी, तो चैट जीपीटी में सबसे पहले आप क्या बताते हो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, है ना। उसके बाद बताते हो कि उसके बेस पे मुझे क्या चाहिए और क्या आंसर करना है ना। तो उसको समझ में आता है कि वो लेबल होगा या अनलेबल होगा। लेबल मतलब इनपुट भी दे देते हो और बताते हो कि इस तरह का आउटपुट चाहिए मुझे, लिखा है। तो वो चीज़ क्या होता है, आपका सुपरवाइज होते हैं। अगर आप नहीं बताते हो तो क्या होता है, अनसुपरवाइज रहता है, तो जो आंसर उसको परफेक्ट लगता है वो लाके दे देता है। ठीक है, अब इसमें भी क्या होगा कि आप कैटेगरिकल और क्वांटिटेटिव, कि मुझे आंसर जो चाहिए मुझे इस फॉर्म में चाहिए, कि क्या होगा, मीडियम, मॉडरेट और हाई। तो ये आंसर जब भी करेगा ये 3 के बेस पे ही फिर करेगा, तो मतलब कैटेगरिकल के बेस पे कर रहे हैं। तो ट्रेनिंग हम लोग कुछ इस तरीके से देते हैं। तो ये एकदम बेसिक्स लेवल हो गए। आजकल की जो ट्रेनिंग होती है वो एकदम एडवांस होता है। ठीक है, बेसिक कंप्यूटर्स में कभी हो भी नहीं सकता, उसके लिए सुपर कंप्यूटर्स ही चाहिए। ठीक है, हाँ, इसीलिए हम लोग सिर्फ फाइन ट्यूनिंग करते हैं। फाइन ट्यूनिंग मतलब कि मार्केट से खरीद लिया और उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया। ठीक है, और मार्केट से खरीदते किस तरीके से, तो रेंट में, क्योंकि उसका प्राइस भी बहुत ज्यादा होगा अगर पूरा खरीदोगे तो रेंट की सर्विसेज चलती हैं। और रेंट में क्या होता है, चीजें सस्ता आराम से मिल जाता है ना। तो यही सारी चीजें हम लोग अप्लाई करने वाले थे, और उससे पहले ये सारा टास्क करने वाले थे। तो हम लोगों ने यहाँ तक किया था, कैटेगरिकल न्यूमेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन चेक किया था, आउटलायर चेक किए थे, डेटा इनकोडिंग देखना था, है ना। बाकी अगर आपके पास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होगा तो इम्बैलेंस डेटा को क्या करते थे, बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कहाँ तक हुआ था। हम्म, एक सेकेंड, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग बार बार ये चीज भूल जाओगे, इसलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि जहां से स्टार्ट करूंगा ये लाइन लिख दूंगा। ये हो गया था। अच्छा, सारा चेंज हो गया था ना। ट्रांसफॉर्मेशंस का भी बता दिया था। कितने टाइप्स के ट्रांसफॉर्मेशन मेथड थे, याद है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या था, डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करना, मतलब स्क्यूनेस को चेंज करना। और करते क्यों थे, ताकि उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह दिखा सके। उसके लिए क्या मेथड यूज कर सकते थे, कोई भी मैथ का इक्वेशन यूज कर सकते थे, है ना। अब उसमें से कोई भी यूज करेंगे तो रिजल्ट किसका अच्छा आता है, तो हमारे पास 4 थे। पहला कि आप स्क्वायर करो, दूसरा लॉग, और तीसरा बॉक्स कॉस, और एक और कोई था, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट था। ठीक है? तो आपको सबके मेथड्स के बारे में पता है ना। बॉक्स कॉस क्या है आपके लिए नया होता है, बस इतना याद रखो, इसका ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, हाँ, कि मैथ का इसमें कुछ नहीं होता, बस मैथ का इक्वेशन होता है, अप्लाई करो रेंज चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का क्या होता है, मैथमेटिकल इक्वेशन, कि रूट अंडर और नंबर्स। ठीक है, यही इसका इक्वेशन हो गया। उसी तरीके से अगर स्क्वायर का क्या होता है इक्वेशन, कि वैल्यू और स्क्वायर। ठीक है, लॉग का क्या होता है, हाँ, तो लॉग का कुछ इक्वेशन होता होगा ना। जैसे मैंने बोला 1000, तो इसको अगर आप लॉग में चेंज करते हो तो कितना आएगा, 3 आएगा। कैसे पता चलेगा, तो इसका भी एक इक्वेशन होगा। ठीक है, तो आप इसके इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तो लॉग बेस 10, और क्या होता है ये, 100,000। ठीक है, और ये क्या होगा, जो 1000 होगा वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है टेंस के जो अल आने के लिए, तो कितने टाइम्स हो रहा है ये, 3 टाइम्स हो रहा है। तो ये तुम्हारा लॉग की वैल्यू हो जाती है। ठीक है, ये तो लॉग की वैल्यू हो गई, और ये एक्चुअल वैल्यू हो गया। 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाता है। ठीक है, और इससे क्या होगा कि रेंज देखोगे, पहले 1000 का था, अब क्या है कि आपको सिंगल डिजिट में मिल जा रहा है, तो रेंज ऑटोमेटिकली छोटा हुआ। और रेंज जितना ज्यादा छोटा होता है उतना ज्यादा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए देखोगे स्क्वायर रूट में भी रेंज चेंज हो रहा है, छोटा हो रहा है ना। इसमें भी क्या हो रहा है, रेंज ही छोटा हो रहा है ना। और बॉक्स कॉज में भी क्या हो रहा है, रेंज ही छोटा हो रहा है। ठीक है,
तो हम कुछ ऐसे मैथमेटिकल इक्वेशन यूज करते हैं जिससे रेंज को थोड़ा सा छोटा किया जा सके। ठीक है, तो वो चीज रहता है। ठीक है, बाकी यहाँ कहाँ थे, ये एरर क्यों बता रहा है रेंडर के लिए? फीचर स्केलिंग और नॉर्मलाइज। अच्छा हाँ, हम लोगों ने बताया था ना कि नॉर्मलाइजेशंस और स्टैंडर्डाइजेशंस क्या होता है, वो बताओ जल्दी से बताओ। ये हम लोगों ने मैथ्स वाले में पढ़ा था। स्टैंडर्डाइजेशंस का क्या होता है फॉर्मूला? अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है जिसका मीन जीरो और स्टैंडर्ड डेविएशंस वन हो, उसको हम लोग क्या बोलते थे? स्टार्ट्स वाले में थोड़ा सा बताया था, कुछ याद है तो बताओ। एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता था और एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता था, याद है? दोनों में क्या डिफरेंस था? और दूसरा? हाँ, इजी होता है वो तो पता है, कि वैल्यू आप इजीली कंपेयर कर सकते हो किस में, नॉर्मलाइजेशन में, सॉरी, कि स्टैंडर्ड डेविएशंस में या फिर नॉर्मल स्टैंडर्ड डेविएशंस में, किस में इजी होता है कंपेयर करना डेटा? स्टैंडर्ड में। हर एक चीज का अगर स्टैंडर्ड फॉलो करोगे तो कंपैरिजन करना तो इजी रहेगा, है ना? और स्टैंडर्ड किसको बोलते थे? जिसका मीन जीरो और स्टैंडर्ड डेविएशंस वन होता था। ठीक है, अब इसमें क्या चीजें रहती है कि इसको बनाते कैसे थे? तो जेड स्कोर का कॉन्सेप्ट बताया था, अगर याद होगा तो, है ना? तो जेड स्कोर हम क्या करते थे, यूज करते थे। ठीक है, अब इसमें आता है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन सुना है? ये बोलते हैं ना, इस वैल्यू को नॉर्मलाइज कर दो। इसका मतलब क्या होता है? कि वैल्यू के रेंज को चेंज कर दो, है ना? कि आप अपने हिसाब से एक फिक्स रेंज में चेंज करना, और वो रेंज कुछ भी हो सकता है। जैसे बहुत सारे वैल्यूज है, तो अगर मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूँ 0 से 1 लाख तक है डेटा, है ना? और उसी को मैंने चेंज कर दिया 0 से 1 में, कैलकुलेशन किस में फास्ट होगा? तो उससे कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। दूसरा, अगर देखोगे तो रेंज भी चेंज हो रहा है, तो ये हमारे साथ ही साथ ये क्या करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन का भी काम कर सकता है। कि अगर मैं रेंज ही चेंज कर दे रहा हूँ 0 से 1 के बीच में, तो क्या होगा कि आपका वैल्यू जो था वो रेंज स्मॉल हो जाता है। जैसे साइन, साइन का रेंज कितना होता है? साइन कॉस टेन ये सब सुना होगा। -1 से 1 होता है। हम्म, और एक कॉस का, और टेन का। हम्म, और टेन का। बोल दिया ना उल्टा। नहीं, 0 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, टेन का -1 से +1 के बीच में होता है। ठीक है, देख लेते हैं साइन रेंज। अच्छा, तो किसका होता था? कॉस का भी, अगर साइन का है तो कॉस का भी ऑटोमेटिकली होगा। टेन का भी -1 से +1 का रहता है। हम्म, तो वही चीज है ना। डोमेन रेंज। किधर गया टेन का आर? एनी रियल नंबर। हाँ, सारा इनवर्स का आ गया क्या? चलो कोई नहीं, अच्छा कुछ तो आएगा। गलत नहीं पढ़ा, बस भूल गए। नहीं, सही तो हमने भी पढ़ा होगा, बट वही रहता है, भूल गए। क्योंकि ये सारा चीज यूज नहीं करना है रेगुलर फॉर्म में। तो सिंपल इसका रेंज, तो ये चीज जो जितने भी मैथमेटिकल चीजें हैं वो रेंज चेंज करने के लिए ये होता है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, रेंज चेंज कर दो। जैसे साइन का -1 से +1 के बीच में है ना, कॉस का भी -1 से +1 के बीच में है ना। तो वो सारी चीजें होती है इसमें। कॉन्सेप्ट रहता है कि ये 0 से स्टार्ट हो जा गया, है ना? तो ये सारी चीजें क्या होती है, कॉन्सेप्ट एक रेंज ही देता है। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई भी नंबर है उसमें साइन डाल दूंगा तो क्या होगा, उसका रेंज -1 से +1 के बीच में चेंज हो जाएगा, है ना? तो आपको यही करना है। जब भी हम क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है एक रेंज में चेंज कर देना, और वो रेंज कुछ भी हो सकता है ना?
तो सबसे ज्यादा जो रेंज चेंज होता है वो -1 से +1 या फिर 0 से 1 के बीच में होता है ना। और दूसरा, अगर आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ही दिखाना है तो फिर क्या करोगे, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, है ना। इसीलिए सबसे ज्यादा जो कॉन्सेप्ट यूज होता है नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशंस एंड वर्सेस, चलो वर्सेस, ये तो स्टैंडर्डाइजेशन, ये कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, ठीक है। अब इसमें रहता क्या है, तो आप यूजुअली क्या करते हो, नॉर्मलाइजेशन में 0 से 1 के बीच में वैल्यू लाते हो, है ना। अब ये चीज पॉसिबल कैसे होगा 0 से 1 में लाने के लिए, अगर मान लो 0 है, 1 है, 8 है, 3 है और 5 है, ठीक है। तो 4 5 नंबर है, ठीक है। अब 0 से 1 के बीच में चेंज करना है, तो मिनिमम वैल्यू कौन होगा और इसमें मैक्सिमम कौन होगा। बाय डिफॉल्ट 0 ही तुम्हारा मिनिमम होगा, मैक्सिमम कौन होगा, तो 8 है, तो 8 तुम्हारा 1 होगा। अब ये नंबर्स कैसे निकलेंगे, तो कैसे निकालोगे, क्या फॉर्मूला, कि जितनी भी वैल्यूज है उसमें से क्या करोगे, कि उसका जो मैक्स है उससे डिवाइड कर दोगे, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा, कि अगर नंबर आपके पास क्या है, ज्यादा है, तो ये थोड़ा सा गलत करता है, मतलब गलत आंसर देगा। तो हम क्या करते हैं, कि जो भी हमारे पास नंबर है n, उसमें से क्या करेंगे, जो मिनिमम होगा पूरे रेंज पे उसको माइनस कर देंगे, और मैक्सिमम में से भी क्या करेंगे, जो मिनिमम होगा उसको भी माइनस कर देंगे। तो आपको फिर क्या होगा, एग्जैक्ट 0 से 1 के बीच में सारे वैल्यूज मिल जाएंगे। तो बेसिकली यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे भी दिखेगा, एक्स उसी तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मीन और मैक्स का यूज करते हैं रेंज को 0 से 1 में लाने के लिए, ठीक है। दूसरा हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन है, इसमें क्या होता है, कि आपका जो डेटा रहेगा 0 के आसपास रहेगा, मतलब मीन तुम्हारा 0 रहेगा और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 रहेगा। और ये चीज हम लोगों ने मतलब स्टार्टिंग क्लास में भी पढ़ा था, स्टैंडर्ड डेविएशन में अगर एक स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में डेटा होगा तो उसको हम क्या बोलते थे, फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। और उसका जो डेटा होता था कितने परसेंट कवर करता था, तो 68%, ठीक है। तो ये रहता है, क्या हो गया उनको, क्या नाम है, शिवम, क्या हुआ। इससे पहले बोले थे मैथ्स इंटरेस्टिंग है मेरे लिए। चलो कोई नहीं, अब इसको छोड़ो। अब इन चीजों को, ठीक है, जो मैंने दो डिफरेंस बताया वो हमेशा याद रखना है, ठीक है, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन का रेंज कितना होगा वो बता सकते हो, फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हो वो, और स्टैंडर्डाइजेशन का यूज केस क्या है, तो स्केलिंग करने के लिए यूज करते हैं, है ना। अब इसमें होता है कि आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, मीन मैक्स का अपने हिसाब से भी फॉर्मूला लिख सकते हो, कि जो फॉर्मूला हमने लिखा था वही हमने क्या किया यहाँ पे एज अ सिंटेक्स यूज किया, ठीक है। एक्स मीन माइनस मिनिमम ऑफ एल आई, इधर शांत रहो प्रीत, चलो इधर देख लो, ठीक है। एक हमारे पास लिस्ट है, इसकी वैल्यू को चेंज करना है, तो सिंपली हमने क्या किया है, जो फॉर्मूला बताया था वही फॉर्मूला अप्लाई किया, कि आप डेटा एक एक करके लोगे और उसमें से मिनिमम जो होगा पूरे लिस्ट में उससे माइनस करेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो मैक्सिमम होगा उस पूरे लिस्ट में उससे लेंगे, और उसी में से जो मिनिमम होगा उससे माइनस करेंगे, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, एक एक करके वैल्यू प्रिंट कर देंगे, तो आप देखोगे 0, 3.3, 0.6 और 1, दिख रहा है। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी, है ना। अब ये चीज फॉर्मूला तो हर किसी को याद नहीं रहेगा, तो डायरेक्टली हमारे पास लाइब्रेरीज होते हैं जिसका क्या करोगे, यूज करेंगे, डायरेक्टली मेथड लिखो, यूज कर लो, ठीक है। तो इसके लिए हम जो भी चीजें यूज करेंगे, अब हम जो यूज करने वाले वो है साइकिट लर्न। मशीन लर्निंग का सबसे ज्यादा यूज होने वाला लाइब्रेरी यही है, ठीक है। तो साइकिट लर्न होता है, ठीक है। तो इसको साइंटिफिक किट्स बोलते हैं, जो क्या होता है, मशीन लर्निंग के लिए होता है, ठीक है। क्यों यूज करेंगे, तो ये 4 एडवांटेज आपको दिख जाएगा, ठीक है, कि हम लोग साइकिट लर्न क्यों यूज करते हैं। तो सिंपल है, एफिशिएंट टूल है फॉर प्रिडिक्टिव एनालिसिस, सुना होगा कि प्रिडिक्टिव एनालिसिस चाहिए, प्रिडिक्टिव मतलब कि हम डेटा डालेंगे प्रिडिक्ट करके बताना चाहिए, तो मशीन लर्निंग को ही बोलते हैं प्रिडिक्टिव डेटा एनालिसिस, ठीक है। देन एक्सेस कर सकते हो कहीं से भी, बार बार इसको यूज कर सकते हो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के फॉर्म में। तीसरा, कि इसके अंदर क्या होंगे, नमपाई, साइपाई और मैटप्लोट्लिब, तीनों का कॉन्सेप्ट इसी में अप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। जैसे पांडास में किसका अप्लाई होता था, नमपाई इनहेरिट था, तो वो सारी चीजें इसमें भी इनहेरिट है, ठीक है। और लास्ट, ये ओपन सोर्स है और कमर्शियली यूज होता है। कमर्शियली का मतलब क्या होता है, हाँ, तो जितनी भी बड़ी कंपनीज है इसी का यूज करती है मशीन लर्निंग मॉडल बनाने, ठीक है। अब इसमें क्या होंगे, ये अलग अलग मेन पार्ट होते हैं, मतलब कोर पार्ट बोल सकते हैं जो आपको आना चाहिए। पहला, क्लासिफिकेशन के जितने भी मॉडल होंगे वो इसके अंदर आपको मिल जाएगा।
रिग्रेशन के जितने मॉडल होंगे वो इसके अंदर मिल जाएगा। और ये दोनों किसके हैं, कौन से टाइप के मशीन लर्निंग के हैं, सुपरवाइज के हैं। तीसरा फिर आप देखोगे क्लस्टर, ये किसका था, अनसुपरवाइज का। डायमेंशन डिडक्शंस, अनसुपरवाइज का। मॉडल सिलेक्शंस की जब हम मॉडल में काम करते हैं तो एक्यूरेसी भी चेक करते होंगे, बीच बीच में कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस भी होंगे जो यूज होंगे, तो वो मॉडल सिलेक्शंस के अंदर मिल जाएगा। ठीक है। प्री प्रोसेसिंग, कि मशीन लर्निंग मॉडल को रन करने से पहले जो काम कर रहे हो उससे रिलेटेड जितने भी मेथड्स होंगे वो प्री प्रोसेसिंग के अंदर होंगे। तो ये सारी चीजें अलग अलग क्या है, कैटेगराइज किया हुआ है। ठीक है। जैसे प्री प्रोसेसिंग में भी हम लोग जो देखने वाले हैं, कौन सा देखेंगे, तो नॉर्मलाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन, तो इसके अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है। पहला ही टॉपिक रहता है स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, जो हम लोग रिमूव करते थे क्लीनिंग, वो डायरेक्टली इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा हमारे पास रहता है स्केलिंग फीचर्स, तो क्या कर सकते हो, दिख रहा है, मीन मैक्स स्केलर यूज कर सकते हैं। तो कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो सबका थियोरेटिकल पूरा रहता है। ठीक है। प्रैक्टिकल के साथ इन चीजों को अप्लाई करते जाओ और समझते जाओगे इसका जो यहाँ पे डेफिनेशन फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है? तो कौन सी चीजें कैसे यूज करना है वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है? तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, नॉन लीनियर में हम लोगों ने अभी कुछ पढ़ा था, याद है, तो लॉग, बॉक्स कॉज, ये सारा चीज पढ़ा था। तो यही सारी चीज तुम्हें यहीं पे भी दिखेगी, दिख रहा है, येन जोन्स दिखेगा, बॉक्स कॉज दिखेगा, पावर ट्रांसफॉर्म दिखेगा, और क्या दिख रहे हैं, तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहे होंगे, ये दिख रहा है, यूनॉट का हो गया, का स्क्वायर का हो गया, वेल का हो गया, तो अलग अलग जितने भी हैं सारा चीज आपको यहीं पे दिख जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड। तो इतने मेथड्स है वो आपको याद रखने की जरूरत है, जो फेमस है तीन चार वो याद रखना। तो देखोगे हर एक आपको चीजें। फिर नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन का काम क्या रहेगा, 0 से 1 के बीच में। ठीक है। तो इन चीजों को हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं किसमें, तो साइकेट्लन के अंदर करेंगे। ठीक है। तो आप ये जल्दी से इंस्टॉल कर लो, ये तो इंस्टॉल होगा ना, पिछले क्लास में भी करवाया था। हम्म, साइकेट्लन नहीं करवाया था, कोई बात नहीं, कर लोगे। ठीक है। जैसे अभी हम लोग जो यूज करने वाले हैं, मीन मैक्स यूज करने वाले हैं। ठीक है। तो मीन मैक्स कैसे दिखेगा, तो सिंपली क्या कर सकते हो, मीन मैक्स स्केलर। ठीक है। और किस में थे, तो एसकेएलएन में जैसे सर्च करोगे तो उसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगा मीन मैक्स का। इसमें से क्लिक करो, इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आ जाएगा। स्ट्रक्चर्स किसको बोलते थे, याद है, स्ट्रक्चर जो क्लास बनाते थे, क्लास जो होता था उसको ब्लूप्रिंट बोलते थे। तो उसका पूरा ब्लूप्रिंट आ जाएगा कि मीन मैक्स के अंदर क्या है। तो फीचर रेंज है, एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता था, किसी को आइडिया है, हम्म, आर्ग्यूमेंट्स होते थे। तो इसको किस टाइप के आर्ग्यूमेंट्स बोलते थे, आर्बिट्री बोलते थे जब हम पैरामीटर्स के अंदर लिखते थे। किसी भी मेथड के अंदर अगर एब्स्ट्रैक्ट यूज कर रहे थे तो क्या बोलते थे इसको, आर्बिट्रेटरी आर्ग्यूमेंट्स, मतलब आप जितना चाहो उतना वैल्यूज डाल सकते हो सिर्फ। ठीक है। तो वो चीज है। अब इसमें क्या होंगी, कौन सी चीजों का क्या मीनिंग है, तो उसको बोलते हैं पैरामीटर्स, है ना। तो हर एक पैरामीटर्स का नेम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो कौन सी चीजें कैसे यूज करोगे वो सारा चीज आपको मिल जाएगा। अब इसके अंदर क्या मेथड्स हैं, तो मेथड्स को एज एग्जांपल सब दिखा रहे हैं, ठीक है। पहला कौन सा मेथड है, तो फिट का यूज कर सकते हो। दूसरा फिट एंड ट्रांसफॉर्म का यूज कर सकते हो। ठीक है। गेट फीचर नेम आउट, की फीचर्स के नाम क्या क्या रखे हुए थे वो देखना, वो कर सकते हो। ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है? अब यही चीज हम इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे, तो आप इसको जल्दी से इंपोर्ट करो और रन करो। क्या दिखा रहा है, अच्छा कोई दूसरा वर्जन यूज कर रहे हैं, तो मैं अपना बेस यूज कर लेता हूँ। तो पिप इंस्टॉल, ये क्वेश्चन मार्क हटा, मतलब ये हैशटैग हटा दोगे, तो जल्दी से इंस्टॉल करो। तीनों का डिफरेंस भी बता देंगे। हम्म। नहीं, ये सारा चीज सैकेट रन इंस्टॉल करोगे ना, तो उसी के अंदर है, दिख रहा है डॉट करके कॉल कर रहे हो, तो साइकिट रन के अंदर एक और फोल्डर है प्री प्रोसेसिंग, उसके अंदर क्या है, ये सारे क्लास है। ठीक है।
क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल क्लास बना सकते हैं अलग अलग डॉट पी में। बस यही चीजें हैं कि उसके पास क्या है, तीन चार अलग अलग फाइल है, मीन मैक्स स्टैंडर्ड रोबस्ट इस तरीके से। या फिर एक ही फाइल के अंदर क्या होगा, मल्टीपल क्लास बना सकते हैं। तो वो है ये। क्या रहा था। सैकेट लंपन इंस्टॉल sklearn डॉट थ्री। मीन मैक्स स्केलर, कुछ स्पेलिंग नहीं रहा है। सही था स्पेलिंग काफी। एक्सलेक्ट कर लेते हैं। चलो, स्पेलिंग क्या लिखा था इससे पहले। अच्छा, LER होता है। LAR लिखा था। उसको ER कर दो हो जाएगा। उसके अलग की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है। देखा, वही बता रहा है कि ऐसा कोई मेथड नहीं है। बाकी फिर डेटा तुमने लोड किया ऊपर में तो कर सकते हो, नहीं तो फिर यहाँ से दोबारा स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ताकि कोई एरर ना आए आपके पास। जैसे रन करोगे df डॉट हेड करके देख सकते हो कि तुम्हारे पास पूरा का पूरा डेटा। ठीक है, फिर ऊपर वाला डेटा लोड करते हैं तो सारा चीज रीरन करना पड़ता। ठीक है, तो ऊपर का कोई भी चीज नहीं रन करोगे तो भी काम चल जाएगा। यहाँ से क्या करोगे, स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लो ये टोटल स्क्वायर फीट है, इसका 0 से 1 के बीच में रेंज करना है। इसको हम क्या करेंगे, मीन मैक्स स्केलर के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, यही चीज जीरो, उसका क्या करना है, मीन 0 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 करना है। तो स्टैंडर्ड स्केलर के अंदर डाल दोगे। ठीक है, लेकिन ये रोबस्ट स्केलर क्या करेगा, कि जैसे अगर आपने आउटलायर ट्रीट नहीं किया हो, है ना, और रेंज चेंज करोगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा, बताओ शिवम। अगर मीन में क्या बोलते हैं, आउटलायर को हमने ट्रीट नहीं किया है और उसका रेंज चेंज करना है तो क्या प्रॉब्लम आएगा। मन नहीं लग रहा। हम्म, जल्दी से बताओ। अगर मान लो 1 है, 2 है, 5 है, 8 है, और एक 100 है, तुम्हें क्या लगता है ये जो वैल्यूज होंगे वो कुछ ज्यादा ही स्मॉल नहीं हो जाएंगे, क्योंकि हम मैक्स से ही डिवाइड कर रहे हैं और मैक्स 100 है ना। तो ये आउटलायर की तरह ट्रीट हो रहा है ना। तो अगर आपने ये आउटलायर नहीं हटाया तो इसके रेंज में क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना, कि थोड़ा सा वैल्यू क्या होगा, सही नहीं आ सकता। तो हम क्या करते हैं, आउटलायर को हटा देते हैं, है ना। अगर आपने आउटलायर नहीं हटाया और डायरेक्टली चेंज करना चाहते हो तो रोबर्ट्स स्केलर का यूज कर सकते हो। ठीक है, ये क्या करता है, तो ये IQR फॉर्मूला लगाता है और आउटलायर को हटा देता है। ठीक है, और उसके बाद हटा देता है, या तो फिर रिप्लेस कर देगा उसके एवरेज से। ज्यादा चांस रहेगा कि एवरेज से रिप्लेस कर देते हैं ताकि डेटा डिलीट ना हो। ठीक है, तो उससे क्या हो गया कि आपका आउटलायर हैंडल हो जाता है ना। तो रोबस्ट इसीलिए बोलते हैं कि आपका जो स्केलिंग रोबस्ट स्केलर है, आउटलायर भी हैंडल कर लेता है और स्केलिंग भी। लेकिन मेजोरिटी पार्ट क्या रहेगा कि आप खुद से ही हैंडल कर लेते हो ऊपर में ही। ठीक है, क्योंकि आउटलायर का स्टेप हमने पहले ही देखा है, तो उसको हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, खुद से भी हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, तो तीनों का अपना अपना क्या है, बेनिफिट है। ठीक है, अच्छा रोबस्ट यूज करोगे तो क्या होगा, कि ये खुद से हटाएगा तो थोड़ा सा स्लो होगा इन चीजों से, है ना। तो हमने क्या किया यहाँ पे, तो अच्छा मीन मैक्स स्केलर एक फंक्शन है या फिर क्लास है, मेथड है या क्लास है, कैसे पता चलेगा आदित्य। बना के देखेंगे। अभी मैंने तुम्हें यहाँ उसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन दिखाया था और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ था, दिख रहा है कहीं पे लिखा हुआ है कि ये मेथड है या क्लास है, नहीं लिखा ना। तो ये क्या लिखा हुआ है, बताओ। लग तो नहीं रहा कि तुम्हारा यहाँ पे बोर्ड में ध्यान है। नहीं,
तो मैंने तो यार शुरू में भी बता दें कि ये ब्लूप्रिंट आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो फिर आधा घंटा भी नहीं हुआ है बताए। तो ये क्लास है, और दूसरा क्लास को पहचानने का दूसरा तरीका क्या होता है। मान लो तुमने वहां पे नहीं देखा, यहाँ से कैसे पहचानोगे। मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, मेथड्स के नेम हमेशा स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं और क्लास का नाम कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं, बताया था। तो बस देखोगे ये सारे कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, सारे क्लास है। समझ में आया। तो छोटी छोटी चीजें याद रखोगे तभी, जैसे इसमें लेके जा रहे हैं तो ये बता रहा है कि ये क्या है, मीन मैक्स एक क्लास है, और उसमें ये सारी चीजें उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, कैसे यूज करना है, किस तरीके से सारी चीजों में वो थोड़ा सा ये याद रखा करो। ठीक है। फिर हमने बोला था किस अगर कोई भी चीज क्लास होता है तो उसका क्या बनता है, यूज करना है तो क्या करते थे, तो ऑब्जेक्ट बनाते थे। और कैसे बनता था ऑब्जेक्ट, क्लास का नेम और पैरेंथेसिस, याद है। और उसमें क्या करते थे, किसी वेरिएबल पे स्टोर कर सकते थे इन फ्यूचर यूज करने के लिए। तो हमने यही किया है कि मैंने एक वेरिएबल बनाया है मीन मैक्स करके, और उसके अंदर क्या कर दिया है, तो इसका ऑब्जेक्ट बना दिया है ना। अब जितने भी मेथड्स यूज करने होंगे तो कैसे यूज करते हो, मीन मैक्स के साथ डॉट लगा के यूज करते थे। जैसे क्या करते थे, लिस्ट, लिस्ट डॉट। तो लिस्ट हमारा क्या है, एक क्लास था या नहीं था। हम्म, कैसे पता चलता था लिस्ट क्लास है, जब डेटा टाइप प्रिंट करते थे तो वहां पे दिख जाता था, अगर देखा होगा तो। ठीक है, तो वही चीज हमने यहाँ पे भी किया। ठीक है, अब इसके अंदर भी क्या होगा, मीन मैक्स का क्या क्या मेथड्स हैं। तो सबसे पहले मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। ठीक है, फिर दूसरा जो हमारा काम होगा कि इसके अंदर क्या क्या मेथड्स हैं। तो जैसे आप मीन, ठीक है, जैसे यहाँ पे मीन अंडरस्कोर मैक्स, ठीक है, डॉट लिखोगे तो इसके जितने भी मेथड्स होंगे वो सारे आ गए। और तो इतने सारे मेथड्स हैं तो सारे याद रखने होंगे। हम्म, तो जो ज्यादा यूज होता है उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो डेटा मैक्स डेटा मीन, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि आपको उसमें से मिनिमम वैल्यू देखना है सिर्फ, तो मैक्स का यूज करोगे। मीन का देखना है तो मीन, और रेंज देखना है तो रेंज की स्टार्टिंग कौन सा है एंडिंग कौन सा, तो मैक्स और मीन ही क्या होता है, स्टार्टिंग और एंडिंग होगा तो वो दिखा देगा। फीचर नेम मीन्स मतलब कॉलम का नाम क्या है। ठीक है, फिट, फिट एंड ट्रांसफॉर्म सबसे ज्यादा यूज होगा। ठीक है, फिट का मतलब होता है कि आप जो वैल्यू ले रहे हो, है ना, उसमें से मीन और मैक्स पहले फाइंड कर रहे थे। कि मान लो मुझे रेंज में चेंज करना है, तो फॉर्मूला के हिसाब से मीन और मैक्स पहले फाइंड होना चाहिए, तभी तो चेंज कर पाओगे। जैसे अगर ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले ये क्या कर रहा है, पहले मीन फाइंड कर रहा है, फिर मैक्स फाइंड कर रहा है, और उसके बेस पे ही कैलकुलेशन कर रहा होगा, है ना। तो वो आपको सिर्फ मीन और मैक्स ही निकालना है, तो आप सिर्फ क्या करोगे, फिट करोगे, है ना। और ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है, चेंज करना, है ना। तो अगर आप मीन मैक्स निकालने के बाद वैल्यू चेंज करके नया वेरिएबल पे रखना चाहते हो तो ट्रांसफॉर्म कर दोगे। तो फिट अलग से भी कर सकते हो, मतलब वैल्यू मीन मैक्स अलग से निकाल सकते हो और देन ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, या तो फिर दोनों एक साथ करना रहेगा तो फिट एंड ट्रांसफॉर्म मेथड यूज कर लेंगे। ठीक है, तो दोनों हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग भी यूज कर सकते हैं और एक साथ भी यूज कर सकते हैं। दोनों का बेनिफिट अपना अपना है। ठीक है, कि देखोगे आपके पास फिट होगा और ट्रांसफॉर्म भी होगा। ठीक है, ये दिख रहा है। और तीसरा फिट एंड ट्रांसफॉर्म का भी होगा, फिट और ट्रांसफॉर्म का हो गया ऊपर में, दिख रहा है। ये दोनों एक साथ अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो ज्यादातर हम लोग ये यूज करते हैं। ठीक है, आगे जाके फिट का भी यूज करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि जितने भी लाइब्रेरी है उसमें कॉन्सेप्ट होता है पॉलीमॉर्फिज्म का। याद है पॉलीमॉर्फिज्म क्या था। हाँ, तो क्या चीज, क्या बोला तुमने, एक चीज चेंज होगा दूसरा चीज, तो अलग अलग क्लास में सेम मेथड का नाम होगा। उससे बेनिफिट ये होगा ना कि एक ही बार तुम क्या कर सकते हो, पूरा का पूरा प्रोसेस कर सकते हो। जैसे मान लो जितने भी मशीन लर्निंग के स्टेप्स हैं उसको सब मैंने डिफाइन कर दिया, और एक ही बार में क्या कर देंगे, फिट लिख देंगे। जैसे लिख दोगे तो अलग अलग में क्या होगा, अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए फिट अलग अलग तरीके से काम करेगा। तो एक ही बार में डॉट फिट लगा दोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो सबके लिए क्या होता है, अलग अलग ना कॉल करके एक ही बार में भी कॉल कर सकते हैं।
तो इसलिए जितने भी मशीन लर्निंग के लाइब्रेरीज के अंदर जितने भी हैं, सबके अंदर फिट मेथड मिल जाएगा। ठीक है, कि जितने भी आप ऑब्जेक्ट यूज करोगे, क्लास यूज करोगे, सबके अंदर क्या है, एक फिट कॉमन मेथड रखा गया है, ताकि क्या सबको एक साथ इन फ्यूचर यूज करना तो कर सकते हैं। क्योंकि मशीन लर्निंग में क्या होते हैं, ये सारे प्रोसेस बहुत लेंदी होते हैं, है ना। तो इसको सॉफ्टवेयर में क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो। उसके लिए फिट मेथड होगा, वो आगे जाके भी देखेंगे, ठीक है। तो किसको आपको करना है, तो फिट एंड ट्रांसफॉर्म। और उसके अंदर क्या करोगे, अपना डेटा ऐड ऑन कर दोगे, ठीक है। तो डेटा किसको चेंज करना है, तो मैंने बोला था टोटल स्क्वायर फीट को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया। जैसे चेंज करोगे, इसकी वैल्यू अगर आप देखोगे तो 0 से 1 के बीच में ही दिखेगी, ठीक है। बाकी फिर इसको किसी वेरिएबल पे स्टोर करना है तो स्टोर कर सकते हो, और फिर आराम से यूज कर सकते हो। क्या दे रहा है ये रन नहीं हुआ था। चलो ये रन कर दिया, ये भी रन हो गया, ये भी रन हो गया। दिख रहा है कि जो भी वैल्यूज होंगे वो 0 से 1 के बीच में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, किसी वेरिएबल पे स्टोर करके इसको यूज कर लो, ठीक है। 0 और 1, तो सारे जीरो कहाँ से है मुझे ये बताओ। जीरो है सारे। जीरो का मतलब क्या होता है, पॉइंट में वैल्यू होनी चाहिए। 0.02 है, 0.04 है, 0.0201 है। तो अगर कोई भी वैल्यू चेंज करेंगे, तुम्हारा क्या होगा, रेंज तो उसी तरह 0 से 1 के बीच में क्या आता है, पॉइंट में ही तो रहते हैं सारे वैल्यूज। तो 0 से 1 के बीच में सारे क्या आएंगे, पॉइंट में ही तो आएंगे। ये चीज देखना पड़ेगा ना तुम्हें। अब तुम सिर्फ ये वाला डेसिमल वाला देखोगे तो ये तो हमेशा जीरो ही रहेंगे। हम्म। थोड़ा सा यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जल्दी से लिख लो। कहाँ कहाँ तक लिखा था, कुछ लिखा था। हम्म। ये तो इंस्टॉल किया होगा ना, ये इंपोर्ट कर लिया था। वो तो फॉर्मूला वाला था, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मैनुअली हम लोगों ने टाइप किया था ना। ये पूरा का पूरा मैनुअल है। हुआ। कॉन्सेप्ट समझने में कोई प्रॉब्लम, बाकी फिर भूल जा रहे हो वो अलग बात है, ठीक है। क्या प्रॉब्लम आ रही है बताओ, समझने में। हम्म। है, बता देते हैं अभी। जैसे ये कॉलम है, मान लेते हैं एक लिस्ट तुम्हारे पास रहेगा, उसी तरीके से वहां पे भी है। अब इसमें से जो तुम पहला काम करते हो, कि इसमें से मैक्स निकालना है, तो मैक्स कैसे निकलेगा इसमें से, मैक्स ऑफ एल आई कर देंगे, तो इससे मैक्स निकल जाएगा, ठीक है। और मीन ऑफ एल आई कर देंगे तो मीन निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जब हम निकाल रहे हैं, अभी हम ये अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ हम मीन और मैक्स निकाल रहे हैं। तो यही चीज तुम्हारा क्या कहलाता है, आगे जाके फिट कहलाता है, ठीक है। कि हम सिर्फ फिट कर रहे हैं, उसमें से जो अननोन वैल्यूज हैं वो निकाल रहे हैं फॉर्मूला के लिए, ठीक है। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या हो गया, कि अब इसी चीज को हम अपने डेटा में अप्लाई करते रहे, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्म करके नया डेटा लाके आपको दे रहा है ना। और अगर दोनों एक साथ करना है तो फिर उसी को क्या बोल रहे हैं, फिट एंड ट्रांसफॉर्म बोल रहे हैं, समझ में आया शिवम। तो यही सारी चीजें हैं कि आप सिर्फ नोन वैल्यू निकालते हो तो उसको फिट बोलते हैं, और इसी चीज को क्या करते हो, ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज करते हो तो ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। और ये दोनों काम एक साथ करोगे तो फिट एंड ट्रांसफॉर्म कहलाएगा, ठीक है।
देखो, कोई भी क्लास और फंक्शंस का नाम उसी तरीके से रखा जाता है ताकि क्या हो, एक बार में आपको उसका नेम्स के साथ उनका वर्क भी याद हो जाए। तो उसके अंदर फॉर्मूला फिक्स है ना कि मीन मैक्स का ही फॉर्मूला लगा हुआ है। ठीक है। जब मैंने बता दिया कि इसके अंदर वही फॉर्मूला लगेगा तो थोड़ी ना होगा दूसरे तरीके से चेंज। A to Z। ठीक है। बाकी फिर अगर आपको चेंजेस परमानेंट करने हैं तो रीअसाइन कर दिया करो। फैन फैन अंदर में आवाज कर रहा है। हैं? हम्म। अच्छा, ये तो जब भी हम मशीन लर्निंग में यूज करते हैं साइकिट तो साइकिट हमेशा 2D में डेटा लेता है। ठीक है। तो हम वो भी लिख देते हैं। तो क्या, बाकी रीसाइन का भी छोड़ते हैं। स्केलिंग में तो आपने देख लिया होगा, फिर रीसाइन में भी देखना चाहते तो देख सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। दिख रहा है। तो टोटल स्क्वायर फीट का रेंज 0 से 1 के बीच में। और ये चीज सबके लिए करना होता है। प्राइस को छोड़ देंगे। प्राइस को क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि मुझे ये चीज प्रेडिक्ट करना है ना। तो प्रेडिक्ट करना, उसका भी रेंज चेंज कर दोगे तो दोबारा प्रेडिक्ट करने के बाद मुझे दोबारा चेंज करना पड़ेगा। तो डबल प्रोसेस करने से बेटर है कि उसको हम छोड़ देते हैं। तो लेबल को हमेशा छोड़ देते हैं। ठीक है। बाकी उसके अलावा जितने भी न्यूमेरिकल होंगे उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो बाकी क्या करोगे? तो लूप में चला दोगे। ठीक है। तो अच्छा, वो चीज़ तो हो ही जाएगी। सेकंड हमारे पास क्या था? स्टैंडर्डाइजेशन। इसको कैसे अप्लाई करोगे? तो उसको भी अप्लाई करने का सेम तरीका होगा, कोई भी अब चीजें चेंज नहीं होंगी। ठीक है। जैसे जिस तरीके से हमने क्या किया था यहाँ पे, इसका ऑब्जेक्ट बनाया था, उसी तरीके से तुम अगर स्टैंडर्डाइजेशन यूज करोगे तो उसका ऑब्जेक्ट बना लोगे। उसके थ्रू क्या करोगे? फिट एंड ट्रांसफॉर्म कर लोगे। ठीक है। यही चीज रोबस्ट का यूज करना है तो रोबस्ट के लिए क्या करोगे? उसका भी एक ऑब्जेक्ट बनाओगे और फिट एंड ट्रांसफॉर्म कर लोगे। ठीक है। तो सेम चीज आप देखोगे सब में कि हमने इसमें क्या किया है, उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया है और उसमें से फिट एंड ट्रांसफॉर्म कर लिया है। बस उसका काम क्या है अलग है। ठीक है। तो तरीका सबके लिए सेम होगा। ठीक है। तो देखोगे रोबस्ट के लिए भी, तो स्केलर, रोबस्ट का हमने ऑब्जेक्ट बनाया और उसको मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है। तो ये क्या करता है, तो मैंने बताया था कि ये आउटलायर्स आपके बिहाफ में हैंडल कर लेगा। ठीक है। इसको यहाँ से हटाते हैं और इसका वाई नीचे लिख देते हैं। ठीक है। तो ये लिख लो।
तो वो छोटी छोटी चीजें ही हमें देखनी है। ठीक है। कोडिंग में सबको लगता है ना कि हार्ड हाई लेवल की चीजें पे एरर आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो बेसिक्स लेवल पे ही एरर आते हैं। ठीक है। तो समझ में आया। कोडिंग टफ इसलिए होता है ना कि जो एरर होता है ना कि हम उसको डीबग नहीं कर पाते हैं बस। ठीक है। जब ठीक मशीन है ना तो मशीन को एग्जैक्ट चाहिए। हो गया ये। लिख लिया। जल्दी से लिख लो। इतना स्लो में कैसे काम चलेगा। बंटी। कौन। हाँ आए और गए। अब देखो एक दो दिन में बताएंगे। करने थोड़ी ना है। अब देखो कल बताएंगे फाइनल। आए थे कम से कम 15 15 तक तो आए थे। सोच सकते हो। 15 ही आए थे और वो 10 ले गए। टोटल 10 बैच था, 10 में से सिर्फ 15 आते हैं और एक बैच में कम से कम 10 तो रहते ही हैं ऑन एवरेज। तो इसी से समझ जाओ जॉब के लिए कितना सीरियस है। बस 10 से 5 था। कभी भी आके दे दो। 10 से 5। तो आप क्यों नहीं आए। ऐसे ही लोग हैं। इंटरव्यू के लिए तुम क्या बताओगे कि मुझे घर से 2 बजे निकलना था इसीलिए मैं 2 बजे के बाद ही आऊंगा। सही है अच्छी बात है। हम किसी के और बुलाने पे क्यों जाए, जो मेरा टाइमिंग है उसी हिसाब से चलती है। ऐसा कोई जॉब चल के आया तो बता देना हम लोगों को भी, कि जब वो जॉब खुद से चल के आ रहा है इसका मतलब उस जॉब में तो कुछ है। उस जॉब में भी इंडिया का पॉपुलेशन जिस हिसाब से है ना, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। हम्म। हो गया ये। देन इसके बाद जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इन कोडिंग का। ठीक है। इन कोडिंग का मतलब क्या होता है
कि मैंने बताया कि कोई भी चीज मशीन्स में यूज करोगे तो वो नंबर के फॉर्म में यूज होगा। ठीक है, इक्वेशन यूज करते हैं तो इक्वेशन से नंबर चाहिए। और अभी आप देखोगे तो हमारे पास दो कॉलम थे जो अभी भी क्या है, न्यूमेरिकल, सॉरी कैटेगरिकल है। कौन कौन सा? एरिया टाइप और लोकेशंस। ठीक है, तो इनको मुझे नंबर में चेंज करना होगा। अच्छा, बाय डिफॉल्ट इसको नंबर में चेंज करना होगा तो आप अपने हिसाब से क्या नंबर दे सकते हो इस वाले कॉलम में और इस वाले कॉलम में? अपने हिसाब से सोच के बताओ। हाँ, तो रैंक दे सकते हो किसके बेसिस पे? तो जितने भी डिस्टिंक्ट वैल्यू है उसका देंगे, है ना। जैसे सुपर बिल्टअप एरिया है, इसको क्या बोल सकते हो? 1 बोल सकते हो। प्लॉट एरिया उसको 2 बोल सकते हो। बिल्डअप एरिया 3 बोल सकते हो। सुपर बिल्डअप एरिया को क्या बोला था? 1 बोला था, तो 1 आ जाएगा। इसका भी 1 आ जाएगा। बिल्डअप एरिया को कितना बोला था? 3 बोला था, तो 3। तो आपने अपने हिसाब से नंबर दे दिया, है ना। तो ये भी एक क्या है, इनकोडिंग का तरीका है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो? इनकोडिंग ही कर रहे हो। ठीक है, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, लोकेशंस वाले में भी इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, तो अलग अलग मेथड्स हैं, सारे मेथड्स अभी देखेंगे। तो ये सबसे बेसिक मेथड होता है कि आप क्या करो, यूनिक वैल्यू को नंबर दे दो और वो नंबर क्या करो, उसकी जगह पे रिप्लेस करो। ठीक है, पहला तरीका होगा। दूसरा, कि किसी किसी वैल्यू में क्या होता है, ऑर्डर भी होता है ना। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस मेंटेन होना चाहिए। जैसे अगर मान लो मेरे पास क्या है, एजुकेशन है। एजुकेशन का एक कॉलम रहता है जिसमें क्या रहता है, पीएचडी, देन बैचलर, देन मास्टर्स, देन ट्वेल्थ, देन आपका मान सकते हैं 10th। ठीक है, तो प्रायोरिटी जॉब के लिए किसको ज्यादा देंगे? पीएचडी को, है ना। तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि मशीन नंबर में समझता है, तो नंबर में समझाने के लिए इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, है ना। तो इसकी वैल्यू, और सबसे कम किसकी होनी चाहिए? 10th की। तो मान लेते हैं सबसे कम इसकी, तो 1 से ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद किसकी होनी चाहिए? ग्रेजुएशन की, 12th की। तो सीक्वेंस आप देखोगे तो इसमें ऑर्डर मेंटेन रखना पड़ता है, ताकि क्या उसी के हिसाब से क्या हो, उसको नंबर्स मिल सके, है ना। तीसरा क्या होगा? बैचलर होगा। चौथा क्या होगा? मास्टर्स होगा। और पांचवा पीएचडी। ठीक है, तो जिसका नंबर ज्यादा आता है वैल्यू उसको ज्यादा मिलता है, क्योंकि कैलकुलेशंस में क्या होगा, नंबर्स के बेस पे होगा। अगर किसी को 5 से मल्टीप्लाई करें और किसी को 4 से मल्टीप्लाई करें तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी? 5 वालों की। तो ऑटोमेटिकली मशीन समझ जाएगा कि 5 वाला जो वैल्यू है उसको मुझे ज्यादा प्रायोरिटी देना है। ठीक है, तो ये चीज क्या हो गया, ये भी हमारा इनकोडिंग सिस्टम भी हो गया। लेकिन ये क्या है, तो कैटेगरिकल है, मतलब क्या बोल सकते हैं, सीक्वेंस इसमें मेंटेन रखना पड़ता है ना। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा, कि इसमें क्या है कि किसी को कम इंपॉर्टेंस है और किसी को ज्यादा है ना। अगर सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देना है तो हम्म, तो क्या करेंगे, एक वैल्यू असाइन करोगे तो कैसे? जैसे हमारे बोलो सुपर बिल्टअप एरिया है, प्लॉट एरिया है, बिल्टअप एरिया है, और एक वो कौन सा था? प्लॉट एरिया हो गया ना। 4 थे, हमें याद है ना, 4 यूनिक वैल्यूज बार बार दिखा रहे थे ऊपर में। चलो मान लेते हैं एक्स वाई जेड अभी है। ठीक है, अब इसमें से पहला कॉलम में कौन सा वैल्यू है? सुपर बिल्डअप, इसको 1 बोल देंगे। और इसमें क्या है, पहले कॉलम रो पे नहीं था कुछ भी, 0, 0 और 0। दूसरे रो पे क्या है, प्लॉट एरिया, तो प्लॉट को 1 बोल देंगे और बाकी सबको 0 बोल सकते हैं। तो इंपॉर्टेंस देखोगे इक्वल है, मतलब इसको भी मैंने 1 बोला है तो इसमें वैल्यू है तो इसको भी 1 ही बोल रहे हैं, है ना। तीसरे वाले में क्या है, बिल्डअप एरिया है तो इसको 1 बोल रहे हैं और बाकी सबको 0 बोल रहे हैं। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या हो गया, सबके लिए इक्वल हो गया, है ना। तो ये भी क्या हो गया, एक मेथड हो गया ट्रांसफर, क्या बोलते हैं, इनकोडिंग का। ठीक है? तो ये 3 क्या होते हैं, सबसे बेसिक मेथड्स होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि यूज केस क्या है। अगर आपको ऑर्डर से कोई भी क्या है, प्रॉब्लम नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल इनकोडिंग यूज कर सकते हो, 1 2 3 वाला, है ना। दूसरा, अगर आपको ऑर्डर से क्या है इंपॉर्टेंस है तो ऑर्डिनल इनकोडिंग यूज कर सकते हो। ठीक है, और तीसरा, कि अगर आपको क्या है कि सबको इक्वल प्रायोरिटी देना है तो इस टाइप के बाइनरी सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन हॉट इनकोडिंग। ठीक है, 1 हॉट इनकोडिंग। ठीक है, कि जहां पे वैल्यू है उसको 1 से क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाकी को 0 से कर रहे हैं। अब सबका अपना बेनिफिट है, अपना एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। ठीक है, उन दोनों का एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको पता चल होगा। इसका एडवांटेज तो आपको पता चल गया कि सबको इक्वल क्या देगा, प्रायोरिटी देगा। डिसएडवांटेज क्या होगा इसका? कैसे नहीं, तो 4 कॉलम में तो पता चल जाएगा ना। अगर यहाँ पे 1 है तो आप बता सकते हो ये बिल्डअप एरिया है, सॉरी प्लॉट एरिया है। लेकिन इसमें देखोगे तो 4 नए कॉलम बन गए। ठीक है, तो इसमें स्टोरेज बढ़ जाता है बस,
समझ में आया? कि पहले एक ही कॉलम में डेटा से हम क्या कर रहे थे, स्टोर कर रहे थे। अब उसकी जगह पे जितने भी यूनिक वैल्यू होंगे उतना नया कॉलम बन जाएगा बस। अब इससे क्या होगा कि आपको मेमोरी थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। समझ में आया? क्या? प्रायोरिटी सेम नहीं, जैसे अगर मशीन लर्निंग में कोई भी प्रिडिक्शंस पैटर्न के बेस पे देखते हैं तो सबको प्रायोरिटी सेम देते हैं या फिर अलग अलग देते हैं। अगर मुझे लग रहा है कि सबको, अभी मुझे नहीं पता कि किसकी क्या प्रायोरिटी होगी, तो हम क्या करेंगे, सबको सेम लेके चलेंगे, है ना? अभी तो पता है ना इसका जो यूज होगा। हाँ, इक्वालिटी के लिए यूज होता है ना? अगर मान लो मुझे यहाँ पे इंटरव्यू देना है तो सबसे पहले मैं सबको इक्वल करूंगा ना। तो इक्वल करने से बेनिफिट क्या होगा कि बायसनेस कहीं पे भी नहीं आएगा। मतलब जो हमारा मशीन क्या करेगा, प्रिडिक्ट करेगा, वो किसी एक चीज को बायस नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पे बायसनेस कम हो जाता है। जिसे बोलते हैं ना कि तुम इससे बायस्ड हो, मतलब उससे ज्यादा क्या हो, इन्फ्लुएंस हो, तो उसी के बेस पे सारा काम करोगे। तो ये चीज ना हो इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। हो सकता है इसका कॉस्टिंग थोड़ा सा ज्यादा हो, बट क्या है ना? तो इसीलिए फिर आगे जाके क्या होते हैं, आगे जाके हमारे पास न्यूरल नेटवर्क के इनकोडिंग सिस्टम आते हैं। ठीक है, जो इससे भी ज्यादा परफेक्ट होते हैं, डीप लर्निंग वाले। अब उसमें क्या होता है कि उसमें और भी मेमोरी लगता है ट्रेनिंग के टाइम में बस। लेकिन उसका क्या है, इसका एक्यूरेसी इससे ज्यादा, मतलब उसकी एक्यूरेसी इससे ज्यादा होगी, है ना? इसीलिए हम लोग अभी जितने भी मॉडल्स बनते हैं न्यूरल नेटवर्क पे ही बनते हैं। ठीक है, तो डिपेंड होता है एक्यूरेसी पे। अगर मेरा कॉस्ट जा रहा है लेकिन एक्यूरेसी सही दे रहा है तो हम कॉस्ट क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। अगर मेरा एक्यूरेसी ही नहीं जाएगा तो हम कॉस्ट नहीं दे सकते। सिंपल ये रहता है। ठीक है, तो ये तीन सिस्टम हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो इनकोडिंग का बेसिक सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। तो इनकोडिंग होता क्या है, ये मशीन लर्निंग का प्रोसेस है जो कन्वर्ट करता है कैटेगरिकल डेटा को, मतलब जो टेक्स्ट डेटा है या फिर नॉन न्यूमेरिकल डेटा है उसको किसको, तो न्यूमेरिकल में चेंज करने के काम करेंगे। अब चेंज करने का अलग अलग तरीका जो मैंने बताया वही यूज करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन सा होगा, पहला नॉमिनल, कि जिसमें क्या होगा, रैंकिंग इंपॉर्टेंट नहीं होगा। दूसरा ऑर्डिनल, जिसमें रैंकिंग इंपॉर्टेंट होगा। और तीसरा वन हॉट इनकोडिंग। ठीक है, तो ये तीन चीज हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस लिख लो, क्योंकि एट द एंड एटलीस्ट इन कोडिंग का डेफिनेशंस और टाइप्स याद रहने चाहिए। बाकी इसको अप्लाई करने का तरीका क्या होगा, तो जिस तरीके से स्केलिंग हमने ऊपर यूज किया है एज इट इज सेम होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनेगा, यूज होगा फिट एंड ट्रांसफॉर्म, एंड देन इनकोडिंग, इसके बाद क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल से यही है लास्ट टाइम कोडिंग ही।
तो वन हॉट इनकोडिंग आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, और अगर पांडास में करना है तो पांडास में डीएफ डमीज करके उसका क्या है, मेथड का नाम है। मतलब डीएफ डमीज नहीं, मतलब डमीज करके नाम है बस। ठीक है। और अगर आप सारा काम सैकेट लाइन के अंदर करोगे, जब भी हम लोग इंस्टॉल किया था, तो उसके अंदर क्या रहेगा, तो वन हॉट इनकोडिंग का रहेगा। ठीक है। हाँ, सारे मेथड्स हैं। कॉन्सेप्ट समझना हार्ड नहीं है, बस उसको याद रखना हार्ड है। ठीक है। तुम्हें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा कि जो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, अगर थोड़ा सा फोकस्ड करके पढ़ते हैं तो। बट ये है कि ये चीज कितने दिन तक याद रहती है, वो डिपेंड करता है कि कितना रिवीजन करो। 2-3 बार खुद से करोगे तो ये सारी चीजें याद हो जाती है। स्टार्टिंग के 6 महीने तो यही लगेगा कि ये कर क्या रहे हैं, नहीं। अगर खुद से करोगे तो स्टार्टिंग के 6 महीने यही लगता है कि क्या कर रहे हैं। और अगर किसी मेंटोर के थ्रू या फिर कहीं भी डाउट आता है, पूछते हो, तो तुम्हें जल्दी जल्दी चीजें समझ में आती है। हम्म? हाँ, पता चल जाता है ना कि स्टूडेंट अगर ऐसा है तो फिर हम भी बात करने में 2 घंटे बता देंगे, निकाल देंगे। अरे जैसे होता है ना, स्टूडेंट भी इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर आराम से निकाल दो। टाइम ही तो काटना है ना 2 घंटे। वही तो। हम्म, हो क्या। तब हम अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक आपको पता होगा, यूनिक का हमने यूज किया था, है ना। तो कितने यूनिक वैल्यूज हैं, तो 4 हैं, सुपर, प्लॉट, बिल्डअप और कारपेट। ठीक है। अब इसी चीज को हम क्या करेंगे, आगे जाके यूज भी करेंगे। ठीक है। बाकी डॉट हेड का तो पता ही है। आज क्यों दिखा, इसको हटा देते हैं उसको। मैंने बताया था कि जितनी भी चीजें होती है मशीन लर्निंग से पहले का काम, वो प्री प्रोसेसिंग के अंदर रहेगा। तो क्या लिखते हैं हम लोग, फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग। ठीक है। अब वहां से मुझे क्या क्या चाहिए, तो एक लेबल इनकोडिंग चाहिए, ऑर्डिनल चाहिए, और एक वन हॉट इनकोडिंग चाहिए। इससे पहले मुझे प्री प्रोसेसिंग के से क्या चाहिए होता था, तो मीन मैक्स चाहिए था, रोबस्ट चाहिए था, और एक स्टैंडर्ड चाहिए था। तो देखोगे जितने भी प्री प्रोसेसिंग वाले हैं, इसी तरीके से इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट करने के बाद क्या करते हो, तो अगर याद होगा तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनता है। तो हमने ऑब्जेक्ट बनाया, और फिर आप क्या करते हो, उसके मेथड के थ्रू उसको कॉल कर देते हो। ठीक है। तो जैसे कॉल करोगे, तो मैंने एक एल दिया है, वन वन मत समझना, एल है। ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया, और ट्रांसफॉर्म के स्टार्टिंग के 50 वैल्यूज मैंने आपको दिखा दी है। ठीक है। ये रैंडम है। कोई नहीं, ये चीज सारी चीजें अभी एक्सप्लेन कर देंगे कि रैंडम है कि जेन्युइन है कि क्या सीक्वेंस है, वो सारी चीजें। ये क्या है। बस इन कोडिंग के बाद खत्म करेंगे, मॉडल कल ही स्टार्ट करेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि लास्ट हमारा क्या आता है, इनकोडिंग। इनकोडिंग में क्या होगा, सारे नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मेरे पास कोई भी ऐसा रीजन नहीं रहेगा जिसमें मशीन लर्निंग में डेटा नहीं डाल सकते। ठीक है। कि नल वैल्यूज थे तो उसको क्लीन कर लिया, डुप्लीकेट वैल्यूज थे उसको क्लीन कर लिया, रेंज चेंज करना था उसको कर लिया, जो कैटेगरिकल डेटा था उसको न्यूमेरिकल में चेंज कर दिया। तो सारे नंबर्स में आपको दिख जाते हैं। अब सिर्फ क्या रहेगा, मॉडल अप्लाई करना है। ठीक है। हम्म?
हाँ, तो कुछ चीजें ऐसे भी है जो एमएल से होगी, डीप लर्निंग से नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे फील्ड है जहाँ पे डेटा लिमिट है ना। आपके पास डेटा ही नहीं है इतना कि आप डीप लर्निंग में जा सको। डीप लर्निंग का सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है डेटा। डेटा बहुत ज्यादा होगा तब डीप लर्निंग में एक्यूरेसी आएगी। ठीक है। तो अगर आपके पास डेटा ही नहीं है, तो लिमिटेड है, तो फिर एक्यूरेसी नहीं आएगी। तो हम मशीन लर्निंग में क्यों यूज करते हैं? तो एज ए ह्यूमन हम सारे लॉजिक खुद से अप्लाई करते हैं। ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, देन कौन सा एल्गोरिदम उसके बेस पे बेस्ट होगा, तो वो सारा चीज हम खुद से डिसाइड करके करते हैं। तो एज ए ह्यूमन हमारा ज्यादा दिमाग चलता है, तो हम क्या करते हैं, वो चीजें कर लेते हैं। ठीक है। डीप लर्निंग में क्या होता है कि वो पैटर्न खुद देखता है, तो डेटा ही नहीं होगा तो पैटर्न वो देख ही नहीं पाता। और यहाँ पे हम पैटर्न देख के उसको बता देते हैं कि देखो मुझे इस तरीके से भी दिख रहा है, तो तुम एक बार ये भी ट्राई करके देख लो मशीन लर्निंग में। ठीक है। तो मशीन लर्निंग में हम क्या करते हैं, कौन सा कॉलम इंपॉर्टेंट है नहीं है वो हम खुद से डिसाइड करके डालते हैं। डीप लर्निंग में क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाता है। ठीक है। लेकिन अगर वो मशीन खुद से डिसाइड करेगा, तो उसके लिए क्या चाहिए, अच्छा खासा डेटा चाहिए। नहीं तो पता चला आप कुछ और पैटर्न समझ के उसको दे रहे हो और वो अंदर से कुछ और पैटर्न निकाल लिया। समझ में आया? हम्म? सारी चीजें। मशीन लर्निंग में क्या होगा, एक लिमिटेशन से डेटा का, अगर आपके पास डेटा लिमिट है तो मशीन लर्निंग ही यूज करेंगे। अगर आपके पास डेटा बहुत ज्यादा है, तो एक टाइम के बाद मशीन लर्निंग भी क्या होता है, सही से आंसर नहीं कर पाता, है ना। तो उसमें फिर क्या जरूरत पड़ती है, डीप लर्निंग की भी पड़ती है। इसीलिए तो डीप लर्निंग आया था। अगर डेटा बहुत ज्यादा लार्ज है तो मशीन लर्निंग का परफॉर्मेंस क्या होता है, इंप्रूव नहीं होता है एक टाइम के बाद। ठीक है। मान लो 10 GB में जो तुम्हारा एक्यूरेसी दे रहा था, आपके पास 100 GB डेटा आ गया, फिर भी वही एक्यूरेसी रहेगी। अगर पैटर्न, तो मैंने बताया ना, पहला रीजन डेटा है और दूसरा रीजन है तुम्हारे पास फीचर्स। कौन सा कॉलम इंपॉर्टेंट है नहीं है तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है। मशीन लर्निंग में हमें बताना पड़ता है कि क्या क्या कॉलम डालने हैं। डीप लर्निंग में ऐसा कुछ नहीं है। डीप लर्निंग में अपने इंपॉर्टेंट देख लेता है कि ये कॉलम इंपॉर्टेंट है नहीं है, उसके हिसाब से ये क्या करता है, वेटेज डिसाइड कर लेता है। तो वही चीज, तो ट्रेनिंग ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है कि हम मशीन को ट्रेनिंग दे रहे हैं पहले, उसको नहीं पता है कुछ भी, तो ट्रेनिंग देते हैं तो उसमें जो एक्यूरेसी निकलता है फिर वो आगे जाके फिर अप्लाई करते हैं। तो चैट जीपीटी जो हम यूज कर रहे हैं उसको पहले 2-3 साल ट्रेन किया है। ऐसे नहीं कि मुझे मिल गया तुरंत, 2-3 साल हमने ट्रेन किया तब आया है वो। समझ में आया? तो वो चीज़ है। तो पहले हम ट्रेन देते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। अब ट्रेनिंग में एक्यूरेसी आएगी तो मार्केट में यूज होगा, नहीं एक्यूरेसी आएगी तो मार्केट से नहीं यूज होता। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। तो डीप लर्निंग में डेटा ज्यादा होता है तो एक्यूरेसी ज्यादा आती है। ठीक है। और अगर आपके पास डेटा नहीं है तो एक्यूरेसी नहीं आएगी। ठीक है। तो इसीलिए क्या आजकल का देखोगे, तो कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें डेटा नहीं जनरेट होता, है ना। तो डेटा जनरेट हो रहा है मतलब हमारे पास डेटा तो इनफ है। इसीलिए जितने भी कॉन्सेप्ट यूज होते हैं डीप लर्निंग में होते हैं अभी। क्योंकि डीप लर्निंग का रिक्वायरमेंट ही था डेटा। एक टाइम के बाद डेटा आ गया तो वो सारा डीप लर्निंग। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो 90s में ही आ गए थे, लेकिन उस समय डेटा नहीं आया था हमारे पास। ठीक है। तो 2015 के बाद क्या था, डेटा जनरेट होना बहुत ज़्यादा हो गया। तो 15, 16, 17, 18 बहुत ज़्यादा डेटा जनरेट हुआ। फिर उस डेटा का क्या करेंगे हम, तो उसमें से पैटर्न निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो एज ए ह्यूमन उतने डेटा को हम कभी भी एनालाइज नहीं कर पाएंगे कि कौन सा कॉलम इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमने मशीन्स को ही बता दिया कि तुम ही देख लो कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, और उसके बेस पे पैटर्न बता दो। तो फिर हमने उसके हिसाब से फिर क्या किया, न्यूरल नेटवर्क डिफाइन किया। ठीक है, तो उसी का भी यूज होता है। तो ये सारी चीजें हैं। देखो मशीन लर्निंग में 8-10 मॉडल्स होंगे। जैसा इंटरव्यू पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है। उसके बाद बस इतना ही रहेगा, प्रोजेक्ट आपके 3-4 हो जाएंगे। तो नहीं, तो आप एक मशीन लर्निंग क्या होता है, प्रोजेक्ट बनाने के लिए सारे मॉडल यूज कर सकते हो, दसों के दसों। कैसे, तो लूप में डाल के, तो उससे क्या पता चलेगा कि कौन सा एल्गोरिदम किस डेटा में परफेक्ट काम कर रहा है। जिसमें परफेक्ट काम कर रहा है वो यूज कर लेंगे। ठीक है। लेकिन लूप जब चलाओगे तो उसमें क्या होता है, डेटा अगर ज्यादा है तो हर एक एल्गोरिदम के अंदर डाल रहे हो तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। उसी टाइम को रिड्यूस करता कौन, एमएल इंजीनियर। तो मुझे पता है कि ये एल्गोरिदम इस टाइप के डेटा में अच्छे से काम करेगा, तो मैं डायरेक्टली उसी पे काम करूंगा। ताकि जहाँ पे 2 दिन लगने वाले थे वो मुझे 3-4 घंटे में दे देगा। ठीक है। मॉडल को, सिंपल सी बात है, कोई भी चीज एक्सपेरिमेंट करते हैं तो 2 लोगों को मैं देता हूँ। पहला जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है, और दूसरा एक न्यूबी है जिसको कुछ नहीं आता। तो कौन जल्दी एक्सपेरिमेंट ला के देगा रिजल्ट। तो यही चीज होता है मशीन लर्निंग में,
कि आप भी इसमें काम कर सकते हो, लेकिन आपको नहीं पता होगा कि कौन सा पैरामीटर कैसे काम करेगा। तो आप हिट एंड ट्रायल ज्यादा करोगे तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है। और जो वो पीएचडी वाला है या फिर जो एक्सपर्ट है, वो हिट एंड ट्रायल, कम हिट एंड ट्रायल में क्या करेगा, रिजल्ट ला के दे देगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि क्या ट्रायल करने से क्या आ सकता है। समझ में आया? तो यही डिफरेंस होता है एमएल पे। ठीक है। चलो ये लिख लिया। अच्छा, इस लेबल इनकोडिंग में क्या दिख रहे थे? 3 2 0, ये इसका मीनिंग किसी को आइडिया है? तो मैं इसके स्टार्टिंग के 5 वैल्यूज दिखा दूंगा। अच्छा, 10 ही मान लेते हैं या फिर 5 ही मान लेते हैं। ठीक है। तो अगर सुपर बिल्टअप एरिया है, चलो इधर देख लो, इसके बाद देख लेना। ठीक है। सुपर बिल्टअप एरिया है, तो इसको इसने क्या नंबर दिया है? तो 3 दिया है। ठीक है। दूसरा क्या, प्लॉट एरिया है। प्लॉट एरिया का इन्होंने क्या दिया है? 2 दिया है। देन क्या है, बिल्टअप एरिया, इसको कितना दिया है? तो 0 दिया है ना? फिर अगेन क्या है हमारे पास, बिल्टअप एरिया, सुपर बिल्टअप है, तो उसका कितना नंबर दिया था इन्होंने? तो देखोगे 3 दोबारा रिपीट हो रहा है। तो जहां जहां सुपर बिल्डअप एरिया होगा वहां हमारा 3 होगा। ठीक है। अब ये चीज कैसे पता चल रहा है कि कौन किसको नंबर दे रहा है? उसके लिए हमें देखना पड़ेगा क्या चीज, कि लेबल किसको बना रहा है वो। ठीक है। तो जब आप क्या करते हो, लेबल डॉट क्लासेस रन करते हो, तो बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पे सीक्वेंस दिखता है, वही सीक्वेंस उसका नंबर बन जाता है। तो इसका नंबर कितना होगा? तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया। तो सुपर बिल्डअप एरिया क्या था? 3 था। तो क्या कर सकते हो, लेबल डॉट क्लासेस, क्लासेस बता दें कि क्या क्या, कौन से को क्या नंबरिंग मिल रही है सीक्वेंस में। ठीक है। तो ये देख सकते हो। और इसका अगर नंबरिंग देखोगे तो किस हिसाब से दिख रहा होगा आपको? तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिख रहा है कि बी पहले है तो बी को उन्होंने 0 बोल दिया, सी है तो 1 बोल दिया, पी है तो 2, और एस है तो। ठीक है। तो ये चीज तुम्हें समझ में आ रही होगी। अब इसमें क्या है, इसको ऑर्डिनल बनाना है, कि मुझे ये सीक्वेंस नहीं रखना है, मुझे पहले सुपर बिल्डअप एरिया, फिर कारपेट एरिया, फिर प्लॉट एरिया, फिर बिल्डअप एरिया, इस तरीके से रखना है सीक्वेंस। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ऑर्डिनल करेंगे। बस हमें सीक्वेंस बताना पड़ेगा अंदर में कि मुझे इस सीक्वेंस के हिसाब से चलना है। ठीक है। तो सेम चीज रिपीट होगा, पूरा का पूरा यही चीज रिपीट होगा। इसमें लेबल की जगह पे क्या होगा? ऑर्डिनल होगा, और यहाँ पे पास करोगे अपना सीक्वेंस बस। तो मुझे इस सीक्वेंस में चाहिए होगा। ठीक है। ये लिख लिया? ये लिख रहे हो? लिख लो फिर जल्दी से। क्या होगा बताओ हर्ष? डेटा टाइप वाला? कौन सा डेटा टाइप वाला? ये क्या एरर आ रहा है बार बार? ये हट भी नहीं रहा। तो बाद में देख लेंगे। हो क्या? तो इसमें जो डेटा दिख रहा था, अब वो रीड कर सकते हो? इसमें मैंने स्टार्टिंग में 50 वैल्यू दिखाया है। अब ये आपको समझ में आ रहा होगी कि क्या है ना? और किसको क्या नंबर दे रहा है, उसको क्या यूज कर सकते हो, एज अ डॉट क्लासेस से कर सकते हो। ठीक है। इसमें हम, हो गया आदित्य?
ऑर्डिनल अप्लाई करके देखो एक बार खुद से। जैसे ऑर्डिनल में क्या होगा ना, यहाँ पे सिर्फ कॉमा करोगे ना, तो ऑर्डिनल में तुम्हें क्लासेस या कैटेगरीज करके आएंगी। ठीक है। तो कैटेगरीज में क्या करोगे, तुम्हें पता है कि क्या होगा, 2D में डालना पड़ेगा, डबल एरिया में अपने हिसाब से सीक्वेंस लिखना। ठीक है। कि जो जो सीक्वेंस चाहिए, कि तुम्हें बिल्डअप एरिया पहले चाहिए तो बिल्डअप एरिया कॉमा, मतलब एक तरीके से आप लिस्ट डिफाइन कर देना। ठीक है। जो सीक्वेंस में चाहिए उस सीक्वेंस में लिस्ट को डिफाइन कर देना। तो एक बार ट्राई करके देखो, बाकी तो होता ही है। कितना स्लो लिख रहे हो। हम्म, सही से बैठ जाओ पहले तुम। हाँ, अब थोड़ा सा फास्ट टाइपिंग होगा। ठीक है। हो गया। बाकी यूनिक वैल्यूज यही थे। अब क्या कर सकते हैं, या तो पूरा टाइप कर सकते हैं या इसे हम कॉपी करके भी डाल सकते हैं। ठीक है। तो हमने क्या किया, ऑर्डिनल के लिए सिंपली इस तरीके से कर सकते हैं। ऑर्डिनल कैटेगरीज इक्वल टू, पहला हमने किसको बना दिया है, सुपर बिल्डअप। दूसरा बिल्डअप को बना दिया है। तीसरा प्लॉट एरिया को और कारपेट एरिया। ठीक है। जो बिल्डअप और एरिया के बीच में जो स्पेस है वो दो स्पेस है। ठीक है। वो याद रखना थोड़ा सा, क्योंकि उसमें लेके एरर आया है बहुत। क्योंकि अगर जो एक्चुअल वैल्यू है यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी दो स्पेस है ना। तो वही दो स्पेस आपको मेंटेन करना है। फिर क्या करोगे, जो नाम रखा है डॉट फिट एंड ट्रांसफॉर्म कर दोगे और स्टार्टिंग के 50 वैल्यूज देख लोगे, तो आपको सेम रिजल्ट इसमें मिल जाएगा। तो बिल्डअप एरिया था तो उसको क्या बोल रहा है ये, सुपर बिल्डअप एरिया को 0। ठीक है। अब इसमें भी क्या होगा, नेम होगा तो नेम को भी दिखा देंगे आपको। तो ये लिख लो। तो इसके लिए क्या कर सकते हो, बस ऑर्डिनल डॉट कैटेगरीज ये लिखोगे, उसके नेम आ जाएंगे कि कौन से सीक्वेंस में आपने लिखा, और बाय डिफॉल्ट आपने लिखा तो आपको यहाँ पे ऊपर में भी दिखा।
एक बार मैं करेगा अब तुम्हें लग रहा होगा कि सेम चीज रिपीट होगी, है ना? तो इसमें किस चीज का बेनिफिट दिख रहा है अब? नहीं नहीं, बेनिफिट जो हम सेम चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं वो कौन से प्रॉपर्टीज है? बुक का, बुक का कौन सा प्रॉपर्टीज है? तो पॉलीमॉर्फिज्म है कि सब में सेम मेथड रखने से ये बेनिफिट होता है कि आपको फिर चीजें ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अभी तक जितना भी हमने यूज किया साइकिल, सबके साथ क्या किया है? फिट एंड ट्रांसफॉर्म किया है ना? या तो फिट करते हैं, या तो फिट एंड ट्रांसफॉर्म करते हैं, या तो ट्रांसफॉर्म, यही तीन ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, इससे तुम्हें कब कोई भी चीज क्या होगा, याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती अलग अलग। तो सबके लिए फिट एंड ट्रांसफॉर्म आपको याद हो जाता है। ठीक है, बस डिपेंड करेगा कि किसका ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से बिहेव करेगा। ठीक है, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट था ना कि जैसा इन्वायरमेंट रहेगा वैसा बिहेव करेगा। इन्वायरमेंट मतलब जैसा डेटा टाइप। ठीक है, तो थर्ड लास्ट ये अप्लाई कर लो। ठीक है, तो किसके लिए? तो बाइनरी, सिंपली इसके लिए भी ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, और डायरेक्टली फिट एंड ट्रांसफॉर्म करो। अगर डेटा देखना रहेगा तो क्या कर सकते हो? एरे में कन्वर्ट करके देख सकते हो। ठीक है, तो जैसे आप इसको रन करोगे तो इसमें चार कॉलम्स दिखेंगे, ये दिख रहा है? पहला कॉलम कौन सा है बताओ? तो पहला कौन सा है? कारपेट वाला है, प्लॉट है, ये सुपर बिल्डअप है? हम्म, तो उसके लिए भी हमारे पास अभी पता है ना कि सबके लिए लेबल देख सकते थे, तो इसके लिए भी क्या होगा? फीचर्स के नेम देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें भी पहला किसका है? तो ये चीज देखने के लिए हमारे पास रहता है मेथड गेट फीचर नेम आउट। ठीक है, तो पहला कौन सा है? तो बिल्डअप एरिया है। ठीक है, तो पहला कॉलम का नाम बिल्डअप है, दूसरे कॉलम का नाम क्या है? कारपेट है, और तीसरे वाले का नाम क्या है? प्लॉट है, और चौथे वाले का सुपर बिल्डअप। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। कहाँ से दिखाना है? ऑर्डिनल, अच्छा 130, तो यहीं से। तो हो गया, तो तुम इसको क्या करो, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करके दिखाओ कॉलम के नेम। जैसे इसके फीचर्स के नेम इसके कॉलम नेम बन जाने चाहिए, इस एरे वाले जो यहाँ से मिल रहे हैं। बना सकते हो? यहाँ से तुम्हें नेम मिल जाएगा, यहाँ से डेटा मिल जाएगा। मैं कर रहा डेटा फ्रेम बनाना ताकि ये और इसमें ये डेटा बना सकते हो। जल्दी से बताओ, बन जाएगा तुरंत तुम्हारा। ये वो होगा जो डेटा डेटा फ्रेम, यहाँ पे डेटा डालते हैं तो वो डाल देंगे, और कॉलम्स के नेम में क्या डालना है? तो ये वाला कॉलम नेम इक्वल टू दिस, ये डेटा फ्रेम जैसे बन जाएगा उसको क्या कर सकते हो? अपने वाले डेटा के साथ अपेंड कर सकते हैं। तो तुम्हारे पास क्या होगा उस कॉलम के अंदर? ये सारी चीजें, इसके बाद का जो काम करेगा वो करेंगे।
चलो ठीक है, बता देते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारे पास ये पुराना डेटा अपना था, इसमें मुझे ऐड करना था, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज कैसे होगा, तो सिंपली आपको ये करना था। हाँ, देन कॉलम में क्या करना था, ये फंक्शन जैसे रन करोगे तो ये दिख रहा है, तो ये ऐड कर। हाँ तो बस इसीलिए तो आ रहे हो। और जॉब का वो तो मैं देख लूंगा नहीं। क्या? अरे ये पता नहीं।